हुई थी मून के बारे में, राइट? कुछ समझ में आया चंदा मामा के बारे में? गुड. So now guys, today we need to understand about the sun's impact on tidal formations. अब हम लोगों को सन के इम्पैक्ट के बारे में बात करनी है कि सन का क्या इम्पैक्ट होता है. So now guys, Newton was of the opinion that due to its distance, the gravitational pull of the sun is reduced, and due to this, it does not influence the tidal locations, but only the tidal intensity at certain specific points. अब देखिए, न्यूटन का कहना यह है, जैसा हम लोगों ने कल भी बात करी थी, दैट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन इज रिड्यूस्ड. सन का ग्रेविटेशनल पुल उतना नहीं होता है जितना मून का होता है, और रीजन सिंपल है, सन का डिस्टेंस जो है वो अर्थ से काफी ज्यादा है. और इस वजह से क्या होता है, सन जो है वो टाइडल लोकेशंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता. सन इज अनेबल टू इन्फ्लुएंस द टाइडल लोकेशंस, but it only influences the tidal intensity, and that too at certain specific points. यानी कि अगर ये अर्थ है और ये मून है, तो जैसा हम लोगों ने कल बातचीत करी थी, बेटा मून के ठीक नीचे यहां पर कौन सी टाइड बनेगी? हाई टाइड बनेगी. इसके ठीक ऑपोजिट भी कौन सी टाइड बनेगी? हाई टाइड बनेगी. और एग्जैक्टली राइट एंगल्स पे कौन सी टाइड्स बन जाएंगी? लो टाइड्स बन जाएंगी. कल यही बात हुई थी हमारी. अब सन इन टाइडल लोकेशंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा. टाइडल लोकेशंस विल बी एज इट इज. टाइडल लोकेशन सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? मून की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं. इससे सन का कुछ लेना देना नहीं है. सन सिर्फ क्या करता है? टाइडल इंटेंसिटी के ऊपर इंपैक्ट डालता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर ही सन की टाइडल इंटेंसिटी का इंपैक्ट देखने को मिलता है. अब ये जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, इनके बारे में भी न्यूटन ने अपना डिस्क्रिप्शन दिया है. न्यूटन कहता है सन टाइडल इंटेंसिटी पे दो मेजर केसेस में इंपैक्ट डाल पाता है. एक जब सिजीगी अलाइनमेंट होता है, और एक जब सिजीगी ऑपोजिशन होती है. दो स्पेसिफिक केसेस हैं जब सन का टाइडल इंटेंसिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है. एक जब सिजीगी अलाइनमेंट है, और एक जब सिजीगी ऑपोजिशन है. अलाइनमेंट का मतलब है सन, मून और अर्थ तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में रहते हैं. ऑल थ्री ऑफ देम आर इन दी सेम स्ट्रेट लाइन. और ऑपोजिशन का मतलब है सन, अर्थ और मून एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहते हैं. अगर सन, अर्थ और मून तीनों के तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं, तो ऐसे ही सिनेरियो को
हम लोग सिजीगी अलाइनमेंट कहते हैं। और अगर सन अर्थ मून एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो ऐसे ही सिनारियो को हम लोग सिजीगी ऑपोजिशन कहते हैं। यही दो केसेस होते हैं जिन दो केसेस में सन का कोई इंपैक्ट टाइडल इंटेंसिटी के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा सन टाइडल इंटेंसिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाल पाता है। तो अब सबसे पहले जब हम लोग सन के बारे में बात करते हैं तो सन के बारे में समझने से पहले ये सिजीगी अलाइनमेंट और सिजीगी ऑपोजिशन के बारे में कुछ बातें समझते हैं। तो सिजीगी अलाइनमेंट और ऑपोजिशन को समझने के लिए हमें एक छोटा सा एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, विच इज फेजेस ऑफ द मून। मून के फेजेस बदलते रहते हैं, कभी फुल मून आता है, कभी नो मून आता है, etc etc. So in order to understand the alignment and opposition, let us first understand what are the phases of the moon, how do the phases of the moon change. तो अगर हम लोग मून फेजेस के बारे में बात करते हैं, if we are talking about moon phases, तो बेटा ये हमारा सन है, ये अर्थ है। फिर से हम लोग अर्थ को ऊपर से देख रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है। ये मून की ऑर्बिट है अराउंड द अर्थ। दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड समवेयर ओवर हियर, हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं है, बट स्टिल दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये अर्थ की ऑर्बिट है सन के चारों तरफ। अब मून जब अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो मून अलग अलग पोजीशंस पे पहुंचता है, इस तरीके से। अब ये वाली बात आप लोग बचपन से जानते हैं, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है। मून का जो भी हाफ सन को फेस कर रहा होता है वो सन की लाइट से इल्यूमिनेटेड रहता है, और जो बाकी हाफ होता है वो डार्क रहता है। जैसा अर्थ के केस में भी होता है, ऐसा ही मून के केस में भी होता है। समवट लाइक दिस। जो भी पार्ट अर्थ को फेस कर रहा होगा, सॉरी सन को फेस कर रहा होगा, वो इल्यूमिनेटेड रहेगा। जो भी सन से अवे होगा वो नॉन इल्यूमिनेटेड रहेगा। कुछ ऐसा सिनेरियो है। अब ध्यान से समझना, जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है और जो ऑर्बिट के अंदर लाई कर रहा है, मतलब उसे इल्यूमिनेटेड भी होना चाहिए और ऑर्बिट के अंदर भी लाई करना चाहिए, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। यही वो पार्ट है जो हमें अर्थ के ऊपर विजिबल रहता है। दिस इज द विजिबल पार्ट दैट वी सी ऑन द अर्थ। तो ये जो मैंने ब्लू डॉट्स बनाए हैं, ये ब्लू डॉट्स बेटा कौन सा पार्ट है मून का? विजिबल पार्ट।
अब आप लोग देख सकते हैं ये वाली जो पोजीशन है, ये वो पोजीशन है जिसमें हमें एग्जैक्टली 50% मून दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग अर्थ पे फुल मून कहते हैं। We call this as full moon. On the other hand, अगर इस पोजीशन को देखते हैं तो इस पोजीशन में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, तो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो इल्यूमिनेटेड है और विद इन दी ऑर्बिट लाई कर रहा है। इस दिन हमें मून दिखाई ही नहीं देता है। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? नो मून या फिर न्यू मून बुलाते हैं। नो मून और न्यू मून एक ही बात होती है, जिसे हम लोग हिंदी में अमावस्या कहते हैं। यहां पर मून की विजिबिलिटी फुल मून के कंपैरिजन में 50% से ज्यादा होती है। ये फुल मून पे हम मान लेते हैं कि मून हमें 100% दिख रहा है। एक्चुअली में 100% नहीं दिखता है, एक्चुअली में तो आधा ही मून दिखता है, लेकिन उससे ज्यादा मून हमें अर्थ पे कभी नहीं दिखता। यहां पर जो मून दिख रहा है वो 50% से ज्यादा दिख रहा है। यहां पर जो मून दिखता है वो एग्जैक्टली 50% दिखता है, और यहां पर जो मून दिखता है ये 50% से कम दिखता है। ऐसे ही यहां पर जो मून दिखता है वो 50% से कम दिखता है। यहां पर जो मून दिखता है वो एग्जैक्टली 50% दिखता है, जो एग्जैक्टली आधा मून हमें नजर आता है, और यहां पर जो मून दिखता है वो 50% से ज्यादा दिखता है। अब ये भी याद रखिएगा, 50% से जो ज्यादा मून होता है उसे बेटा हम लोग गिबस कहते हैं। तो दिस इज गिबस, दिस इज गिबस। 50% से जो कम मून होता है उसे हम लोग क्रिसेंट कहते हैं। दिस इज क्रिसेंट, दिस इज क्रिसेंट। और एग्जैक्टली 50% जब हमें अर्थ के ऊपर मून दिखाई देता है, एग्जैक्टली हाफ मून जब हमें दिखाई देता है, तो उसे हम लोग क्वार्टर कहते हैं। क्योंकि वो कहने के लिए हाफ है, लेकिन एक्चुअली में तो 1/4 ही है। इसे क्या कहा जाता है? क्वार्टर कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर 0% मून विजिबल है। जब हम लोग फुल मून से लेके नो मून की ओर जाते हैं, जब मून इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, 100%, मोर देन 50%, 50%, लेस देन 50%, 0%। मून का साइज क्या होता चला जाता है? छोटा होता चला जाता है। इसी को बेटा हम लोग मून का वेनिंग फेज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द वेनिंग फेज ऑफ द मून। इसीलिए इसे वेनिंग गिबस कहा जाता है, इसे वेनिंग क्वार्टर कहा जाता है, और इसे वेनिंग क्रिसेंट कहा जाता है। हिंदी में शायद आप लोग जानते होंगे, इसी को हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं, जब मून छोटा हो रहा है। हम पूर्णिमा से लेके अमावस्या की तरफ जा रहे हैं, और यहां पर 0%, लेस देन 50, 50, मोर देन 50 और 100, यहां पर मून बड़ा होता चला जा रहा है। इसी को हम लोग वैक्सिंग फेज कहते हैं। दिस इज नोन एज दी वैक्सिंग फेज ऑफ द मून। आप लोग जानते होंगे, इसी को हिंदी में हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो यहां पर वैक्सिंग क्रिसेंट हो जाता है, यहां पर वैक्सिंग क्वार्टर हो जाता है, और यहां पर वैक्सिंग गिबस हो जाता है। ज्योग्राफिकली यही टर्म्स यूज किए जाते हैं।
तो इस तरीके से मून के फेजेस जो हैं वो अर्थ के रिस्पेक्ट में चेंज होते रहते हैं। तो अब ध्यान से सोचिएगा, हम लोगों का जो सिजीगी अलाइनमेंट है और सिजीगी ऑपोजिशन है वो हमें किस किस दिन देखने को मिलेगा बेटा? सिजीगी अलाइनमेंट देखने को मिलेगा नो मून पे और फुल मून पे। ध्यान से देखो, नो मून और फुल मून पे जो अर्थ सन और मून है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में। और अभी हम लोगों ने पीछे बात की थी कि अर्थ सन और मून जब एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो इन्हीं पोजीशंस को हम लोग क्या बुलाते हैं? सिजीगी अलाइनमेंट बुलाते हैं। तो यहां पर सिजीगी अलाइनमेंट हो गया, यहां पर भी सिजीगी अलाइनमेंट हो गया। सिजीगी ऑपोजिशन कब होती है? जब अर्थ सन और मून एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। अब आप लोग समझदार हैं बेटा, कौन से दिन हम लोगों को ऑपोजिशन देखने को मिलेगी? जब क्वार्टर्स होंगे। देखिए, जब क्वार्टर होगा तो मून यहां पर होगा, अर्थ यहां पर होगा, सन यहां पर होगा। मून और सन अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जब मून यहां नीचे भी होगा तब भी मून और सन अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ये सिजीगी ऑपोजिशन है और वो दोनों सिजीगी अलाइनमेंट्स हैं। यानी कि मून की पोजीशन जब क्वार्टर पे होती है या फिर नो मून और फुल मून डे होता है, तभी जो है तभी जो है सन वो किसके ऊपर इंपैक्ट डाल पाता है? टाइडल फॉर्मेशंस के ऊपर इंपैक्ट डाल पाता है। इसके अलावा ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। जब गिबस है या क्रिसेंट है तो ना सिजीगी ऑपोजिशन है ना सिजीगी अलाइनमेंट है। इन पोजीशंस पे सन का टाइडल फॉर्मेशंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। There will be no impact of the sun on the tidal formations। लेकिन यहां पर और यहां पर सन का इंपैक्ट पड़ेगा टाइडल फॉर्मेशंस पर। तो ये कहानी है, जो कहानी हमें सबसे पहले समझनी है कि सिजीगी अलाइनमेंट्स क्या होते हैं, सिजीगी ऑपोजिशन क्या होती है। तो बात समझ में आया, मून फेजेस कैसे चेंज होते हैं? मून रिवॉल्व करता रहता है। मून का जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है वो इल्यूमिनेटेड पार्ट जो ऑर्बिट के अंदर पड़ता है वही हम लोगों को विजिबल होता है। ये पार्ट चेंज होता रहता है और जब ये पार्ट चेंज होता है तो इसी की वजह से हमें अलग अलग मून फेजेस देखने को मिलते हैं। फुल मून से लेके नो मून तक मून धीरे धीरे करके छोटा होता चला जाता है, इसी को वेनिंग फेज कहते हैं। और नो मून से लेके फुल मून तक मून धीरे धीरे करके बड़ा होता चला जाता है, इसी को हम लोग वैक्सिंग फेज कहते हैं। वेनिंग फेज भी अप्रोक्सीमेटली 14 डेज चलता है, वैक्सिंग फेज भी अप्रोक्सीमेटली 14 डेज चलता है। जो मून का टोटल रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ है दैट इज अराउंड 28 डेज। 28 डेज में मून जो है वो अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेता है। जैसे अभी सोचिए, खुद कॉमन सेंस लगाइए, अभी हम लोग कौन से फेज में होंगे? वेनिंग में होंगे या वैक्सिंग में होंगे? वेनिंग। तुम लोग ना क्या क्या बातें करते रहते हो। इतना तो सबको पता है कि दिवाली आई थी, दिवाली अमावस्या के दिन आती है, तो अमावस्या निकल गई, तो हम किस तरफ चल रहे हैं? हम पूर्णिमा की तरफ चल रहे हैं। 15 तारीख को गुरु नानक जयंती आएगी, उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा है। ना हिंदी जानते हो ना इंग्लिश जानते हो, पता नहीं क्या जानते हो। धर्म की बात कर लो, वो नहीं जानते हो, साइंस तो रहने ही दो।
चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग वैक्सिंग फेज में हैं। अभी हम लोग वैक्सिंग फेज में हैं और ऑलमोस्ट दिवाली को गुजरे हुए 7 दिन हो गए हैं, तो हम लोग इस समय कहीं ना कहीं वैक्सिंग क्वार्टर के आसपास हैं। देखो यहां से यहां तक पूरे 14 दिन लगते हैं, तो यहां से यहां तक कितने दिन लगते होंगे? लगभग 7 दिन लगते होंगे। 7 डेज 8 डेज ही हुए हैं दिवाली को गए हुए, तो हम लोग वैक्सिंग क्वार्टर के आसपास हैं। हम लोग ऑलमोस्ट वैक्सिंग क्वार्टर या वैक्सिंग गिबस में चल रहे होंगे। इतना सब आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखते हैं कि क्या मून फेज चल रहा है आज, तो ये देखिए, अगर हम लोग आज मून फेज देख लेते हैं तो आज हमारा ऑलमोस्ट वैक्सिंग क्रिसेंट है। कल हमारा क्या हो जाएगा? कल हमारा क्वार्टर हो जाएगा और परसों से क्या होना शुरू हो जाएगा? वैक्सिंग गिबस शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे मून फेसेस हैं जो हमें आज देखने को मिल रहे हैं। देखिए आज हमें ऑलमोस्ट 39% मून दिखेगा, कल क्वार्टर हो जाएगा तो हमें 50% मून दिखेगा, और जब गिबस आ जाएगा तो हमें 50% से ज्यादा मून दिखना शुरू हो जाएगा। So this is how we determine the moon phases. तो अब हमें कौन से मून फेजेस के ऊपर फोकस करना है? हमें क्वार्टर्स के ऊपर फोकस करना है, हमें फुल मून के ऊपर फोकस करना है, और हमें नो मून के ऊपर फोकस करना है इन टाइडल फॉर्मेशंस। तो आइए अब देखते हैं हर केस में हमें क्या देखने को मिलता है। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द नो मून डे। Now, when we talk about the no moon day, ये बेटा सन है, ये अर्थ है। तो अब एक बात सोचिएगा, सबसे पहले खुद सोचिएगा, कल जैसा हम लोगों ने बातचीत करी थी, अर्थ और सन के बीच में भी वही दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं जो फोर्सेस अर्थ और मून के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। सन ग्रेविटेशनल पुल भी लगाएगा और सन और अर्थ के बीच में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो क्या ये वाला पॉइंट नहीं होगा जहां पर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा? यही पॉइंट है एग्जैक्टली बिलो द सन। और क्या ये वाला पॉइंट नहीं होगा जहां पर सन का ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम होगा? और इसी रीजन की वजह से यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा बेटा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। हम लोग ये वाली बात जानते हैं, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम होता है वहीं पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। कल इसी के बारे में बात करी है हम लोगों ने। लेकिन अब यहां पर मून भी प्रेजेंट है और मून सन और अर्थ सेम स्ट्रेट लाइन में है। तो जिस पॉइंट पे अब ध्यान से सोचिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन मैक्सिमम लग रहा होगा, क्या उसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून भी मैक्सिमम नहीं लग रहा होगा? यही पॉइंट तो मून के भी ठीक नीचे आ जाएगा। और जिस पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द सन मैक्सिमम लग रहा होगा, उसी पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द मून भी तो मैक्सिमम लग रहा होगा। तो अब ध्यान से सोचो, अभी सन को भूल जाओ, हमें सन से कोई मतलब नहीं है। हमें एक बात पता है, जहां पर मून का ग्रेविटेशनल पुल मैक्सिमम लगता है वहां पर बेटा कौन सी टाइड बन जाती है? जहां पर मून का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम लगता है वहां पर भी कौन सी टाइड बन जाती है? तो ये दोनों एरियाज हैं जहां पर हाई टाइड की फॉर्मेशंस हो रही हैं।
अब ध्यान से सोचना, नाउ लुक एट दिस डायग्राम एंड लिसन टू व्हाट आई से। जिस पॉइंट पे हाई टाइड बन रही है उसी पॉइंट पे सन के फोर्सेस भी मैक्सिमम है कि नहीं है? तो मून यहां पर पानी को अपनी तरफ पुल करेगा, हाई टाइड बन जाएगी। लेकिन जब मून अपनी तरफ पानी को पुल करेगा तो थोड़ा बहुत फोर्स तो सन का भी लगेगा, सन भी पानी को और थोड़ा सा अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो अब क्या होगा, ध्यान से सोचो। अगर ये वाटर लेवल था, यहां पर मून था, तो मून ने वाटर को पुल किया और थोड़ा सा पुल किसने कर लिया, सन ने भी कर लिया। तो हाई टाइड की जो इंटेंसिटी है वो जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगी, एक इनहैंस्ड हाई टाइड देखने को मिलेगी। जितनी हाई टाइड होनी चाहिए, हाई टाइड की इंटेंसिटी उससे थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। और ये थोड़ी सी ज्यादा किसकी वजह से हो रही है, सन की वजह से हो रही है। तो यहां पर हमें एक इनहैंस्ड हाई टाइड देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही सोचो, मून का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पर हाई टाइड बनेगी। सन का भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो यहां पर मून ने वाटर को थ्रो किया, सन के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वाटर थोड़ा सा और भी ज्यादा थ्रो हो जाएगा। तो यहां पर भी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एक इनहैंस्ड हाई टाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो इनहैंस्ड हाई टाइड्स बनती हैं, इन्हीं को हम लोग टेक्निकली स्प्रिंग टाइड बुलाते हैं। दे आर नोन एज स्प्रिंग टाइड्स। तो बात समझ में आई क्या होता है? ये है वो पॉइंट जहां पर हाई टाइड बन रही है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ये है वो पॉइंट जहां पर हाई टाइड बन रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। यहां पर मून है और मून के ही पीछे कौन है, मून के ही पीछे सन भी है। तो मून जहां पर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है उसी लोकेशन पे सन भी मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है। मून जहां पर मिनिमम ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है उसी पोजीशन पे सन जो है वो भी मिनिमम ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है। मून ने यहां पर पानी को ऊंचा किया, सन भी थोड़ा सा पानी को खींचेगा, तो पानी को जितना ऊंचा होना चाहिए था पानी उससे थोड़ा सा और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। यहां पर मून के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने पानी को पुश किया, पानी को ऊंचा हो जाना चाहिए। अब यहां पर पानी जितना ऊंचा हो रहा था, जो सन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस पानी को थोड़ा सा और आगे पुश कर देगा और यहां पर पानी थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा। अभी तक ध्यान से सोचिएगा, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ मून को ही कंसिडर कर रहे थे। There was only one force that was acting at this longitude, but now there is not one force that is acting at this longitude. Now there are two forces which are acting on this longitude, and these two forces are acting in the same direction. जिस तरफ मून का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उसी तरफ सन का ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है। जिस तरफ मून का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है उसी तरफ सन का भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है। इस वजह से अगर यहां पर थोड़ा पुल है तो ये पुल भी इनहैंस्ड हो रहा है, और यहां पर पुश है तो ये पुश भी इनहैंस्ड हो रहा है। इसी वजह से बेटा किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, स्प्रिंग टाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन अब सोचो, अब अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो आप लोग फुल मून डे अपने आप समझ जाओगे, और अगर आप फुल मून डे समझ गए तो इसका मतलब आपको नो मून डे भी समझ में आ गया है। ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। अभी भी तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में है फुल मून डे पे। अब ध्यान से सोचना, इस पॉइंट पे हाई टाइड है, इस पॉइंट पे हाई टाइड है। अब इस पॉइंट पे सीएम मैक्स लग रहा है, इस बात से हम लोग सब अग्री करते हैं। मून उस तरफ है,
इस तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर मैक्सिमम लग रहा है और इस पॉइंट पे जीएम मैक्स लग रहा है। डू वी ऑल अग्री विद दिस? इन दोनों पे हाई टाइड्स बनेगी, लेकिन अब सोचिए इसी पॉइंट पे जीएस मैक्स लग रहा है। ये पॉइंट सन की तरफ है ना, सन से क्लोजेस्ट है ना, तो सन का मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल कौन से पॉइंट पे लग रहा है? और इस पॉइंट पे सीएस मैक्स लग रहा है। ये दोनों के दोनों ध्यान से सोचना बेटा, किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, और ये दोनों के दोनों कौन से डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। तो देखो कहानी सेम है, बस एक ही चीज डिफरेंट है। यहां पर दोनों सन और मून एक ही तरफ है, तो जिस तरफ सन का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है उसी तरफ मून का भी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, जिस तरफ सन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसी तरफ मून का भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। इधर क्या हो गया, दोनों ऑपोजिट एंड्स पे आ गए। तो जहां मून का ग्रेविटेशनल लग रहा है वहां सन का कौन सा लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, और जहां मून का सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है वहां पर सन का क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल लग रहा है। यहां पर सेम साइड है, यहां पर ऑपोजिट साइड्स है, फर्क सिर्फ इतना सा है। तो अब सोचो, अब तो आप लोग समझदार हो। यहां पर मून का ग्रेविटेशनल पुल वाटर को राइज करेगा, सन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उसी डायरेक्शन में वाटर को और ज्यादा पुश कर देगा। यहां पर मून का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुश करेगा और सन का ग्रेविटेशनल पुल उसे थोड़ा सा और ज्यादा पुल कर लेगा। तो यहां पर भी क्या बनेगी? एक इनहैंस्ड हाई टाइड बनेगी, और यहां पर भी क्या बनेगी? एक इनहैंस्ड हाई टाइड बनेगी। यानी कि इन दोनों रीजन्स में भी बेटा कैसी टाइड बन जाएगी? वी विल हैव द फॉर्मेशन ऑफ अ स्प्रिंग टाइड। और ये हम लोगों का कौन सा पोजीशन है जिसे न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था? दिस इज सिज़िगी अलाइनमेंट। तो जब भी अलाइनमेंट्स होते हैं, अलाइनमेंट्स में हमेशा कौन सी टाइड्स बन जाती हैं? स्प्रिंग टाइड्स बन जाती हैं। व्हाट इज अ स्प्रिंग टाइड? अ स्प्रिंग टाइड इज अ हाई इंटेंसिटी हाई टाइड। एक हाई इंटेंसिटी हाई टाइड को हम लोग स्प्रिंग टाइड कहते हैं। तो ये कहानी है जो कहानी हम लोगों को सिज़िगी अलाइनमेंट में समझनी है। ये सारी बातें फिशरमैन एटसेट्रा को पता होती हैं। फुल मून और नो मून डे पे जो टाइडल फॉर्मेशंस होती हैं वो काफी ज्यादा हाई होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग सिज़िगी ऑपोजिशन देखते हैं तो ध्यान से सोचिए ऑपोजिशन वाले दिन क्या होगा, खुद सोचिएगा। अब ऑपोजिशन इजी है टू अंडरस्टैंड। इफ वी टॉक अबाउट सिज़िगी ऑपोजिशन, तो बेटा ऑपोजिशन में क्या हो रहा है? अगर ये सन है, ये अर्थ है, तो पॉसिबली यहां पर कहीं मून है। ऐसा ही सिनेरियो इज व्हाट हैपेंस इन ऑपोजिशन। अब कुछ सोचना, यहां पर क्या बनती है? हाई टाइड। यहां पर क्या बनती है? हाई टाइड। अभी हम लोगों ने बात की थी सन हाई टाइड की लोकेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डाल सकता है। यहां पर क्या बनती है? लो टाइड लो टाइड। अब ध्यान से सोचना, खुद सोचना बेटा, अब जो सन का मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वो हाई टाइड वाली लोकेशन पे नहीं लग रहा है, वो लो टाइड वाली लोकेशन पे लग रहा है।
यहां पर जीएस मैक्स लगेगा और यहां पर सीएस मैक्स लगेगा, इजंट इट? अब ये जो जीएस मैक्स है और सीएस मैक्स है, ये क्या करेंगे? जो लो टाइड बन रही होगी उसे अपनी लोकेशन से थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यहां पर मून का फोर्स तो नेग्लिजिबल है ना, यहां पर भी मून का फोर्स नेग्लिजिबल है, लेकिन सन का थोड़ा सा फोर्स तो इस तरफ लग रहा है ना बेटा, और सन का थोड़ा सा फोर्स इस तरफ भी लग रहा है। तो अब क्या होगा, यहां की जो लो टाइड्स होगी ये सन के फोर्सेस की वजह से क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। जब लो टाइड अपनी पोजीशन से रेज हो जाती है, जिसे हम लोग रेस्ड लो टाइड कहते हैं, इसी रेस्ड लो टाइड को वी कॉल एज अ नीप टाइड। इसको नीप टाइड कहा जाता है। तो जब हाई टाइड बढ़ जाती है तो उसे स्प्रिंग टाइड कहते हैं, और जब लो टाइड जो है वो उतनी लो नहीं रहती है जितना उसे रहना चाहिए, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा राइज कर जाती है, तो इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, इसी को हम लोग नीप टाइड बुलाते हैं। अब सोचो, खुद सोचना, अगर मैं मून को, ये तो हम लोगों ने कौन सा क्वार्टर बनाया है, वैक्सिंग क्वार्टर, याद रखना वैक्सिंग क्वार्टर को थर्ड क्वार्टर भी कहते हैं। अब अगर मैं मून को यहां पर भी बना दूं तो ये कौन सा क्वार्टर बन गया है, सॉरी ये वेनिंग क्वार्टर बनाया था, उल्टा लिख दिया मैंने, ये वैक्सिंग क्वार्टर बनाया। इसे हम लोग फर्स्ट क्वार्टर भी कहते हैं। अब एक बात सोचो, अगर मून यहां से यहां भी आ जाएगा तो हाई टाइड और लो टाइड में कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। सिर्फ इतना होगा ना, जब मून यहां पर था तो ये वाली हाई टाइड ग्रेविटेशनल हाई टाइड थी, ये वाली हाई टाइड सेंट्रीफ्यूगल हाई टाइड थी। अब मून यहां पर आ गया तो ये वाली हाई टाइड ग्रेविटेशनल हाई टाइड हो जाएगी और ये वाली हाई टाइड सेंट्रीफ्यूगल हाई टाइड हो जाएगी। अब तो आप लोग जानते हो क्या होता है। तो जब मून यहां पर भी आ जाएगा तब भी इन्हीं दोनों पोजीशंस पे कौन सी टाइड बनेगी, लो टाइड ही बनेगी। तो यहां पर भी जो सन का फोर्स लगेगा वो कौन सी टाइडल पोजीशंस पे लगेगा, लो टाइड पे लगेगा। लो टाइड थोड़ी सी इनहैंस हो जाएगी। तो चाहे मून यहां पर है चाहे मून यहां पर है, दोनों ही केसेस में कौन सी टाइड बनेगी, नीप टाइड बनेगी। तो स्प्रिंग टाइड तब बनती है जब सोलर फोर्सेस कहां पर एक्ट करते हैं, हाई टाइड्स पे एक्ट करते हैं। ऐसा कब होता है, ऐसा सिजीगी अलाइनमेंट में होता है। और नीप टाइड्स कब बनती हैं, नीप टाइड्स तब बनती हैं जब सोलर फोर्सेस कहां पर एक्ट करते हैं, सोलर फोर्सेस लो टाइड्स पर एक्ट करते हैं। और ऐसा कब होता है, ऐसा सिजीगी ऑपोजिशन में होता है। तो अगर लो टाइड पे एक्ट करेंगे तो ये लो टाइड को थोड़ा सा उठा देंगे, अगर हाई टाइड पे एक्ट करेंगे तो ये हाई टाइड को थोड़ा सा उठा देंगे। जब हाई टाइड थोड़ी सी उठ जाती है तो उसी को हम लोग स्प्रिंग टाइड कहते हैं। जब लो टाइड थोड़ा सा उठ जाती है तो उसी को हम लोग नीप टाइड कहते हैं। So this is what we need to understand when we are talking about the impact of the sun. इसी को हम लोग सन का इंपैक्ट कहते हैं, जो हमें न्यूटन ने बताया था। तो जैसा हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा था, सन किसी भी तरीके से टाइडल फॉर्मेशंस की लोकेशंस को अफेक्ट नहीं कर रहा है।
अगर ये अफेक्ट कर रहा है तो बेटा सिर्फ और सिर्फ किसे अफेक्ट कर रहा है? जो इंटेंसिटीज हैं उन इंटेंसिटीज को अफेक्ट कर रहा है। कहीं ये हाई टाइड को ऊंचा कर दे रहा है, कहीं ये लो टाइड को ऊंचा कर दे रहा है। अब एक बात सोचिए, अगर बेटा हम लोग कहीं पर भी हाई टाइड और लो टाइड को कंसिडर करते हैं, मान लीजिए ये लैंड है, नाउ कंसिडर दिस, ये मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ये हाई टाइड लेवल है, ये लो टाइड लेवल है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम लोग इंटर टाइडल रेंज कहते हैं। वी कॉल दिस एज द इंटरटाइडल रेंज। तो इंटरटाइडल रेंज क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द हाई टाइड लेवल एंड द लो टाइड लेवल। नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट पे, वाली बात याद रखना, एक वाटर बॉडी है जिसका नाम है बे ऑफ फंडी। बे ऑफ फंडी वो रीजन है जहां पर हमें वर्ल्ड की हाईएस्ट इंटरटाइडल रेंज देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा इंटरटाइडल रेंज कहां पर रहती है? बे ऑफ फंडी में रहती है, प्रेजेंट इन नॉर्थ अमेरिका। अब एक बात सोचो, अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसी को हम लोग कोरिलेट करेंगे स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड से। अब बेटा एक बात सोचना, स्प्रिंग टाइड वाले दिन क्या हो रहा है? जो हाई टाइड है वो नॉर्मल से थोड़ी ऊंची जा रही है, यानी कि अगर इसी डायग्राम में मैं स्प्रिंग टाइड बनाता हूं तो स्प्रिंग टाइड कहीं यहां पहुंच जाएगी, नॉर्मल हाई टाइड लेवल से थोड़ा सा हायर। और जिस दिन स्प्रिंग टाइड बन रही है उस दिन लो टाइड के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, लो टाइड वहीं की वहीं है, स्प्रिंग टाइड यहां पर पहुंच गई है, तो नॉर्मल के कंपैरिजन में जो इंटरटाइडल रेंज है वो इंटरटाइडल रेंज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जिस दिन स्प्रिंग टाइड बनती है उस दिन जो इंटरटाइडल रेंज है वो इंक्रीज कर जाती है। नो मून डे और फुल मून डे वाले दिन जो इंटरटाइडल रेंजेस होती हैं वो ज्यादा रहती हैं। अब ऐसे ही सोचो, आप लोग समझदार हो, अब तो समझ ही गए होगे बात को। अगर ये लैंड है, ये लो टाइड लेवल है और ये हाई टाइड लेवल है, तो ये इंटरटाइडल रेंज है। अब ध्यान से सोचो, जिस दिन नीप टाइड बनेगी उस दिन हाई टाइड के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी इंपैक्ट पड़ेगा बेटा वो किसके ऊपर पड़ेगा? लो टाइड पे पड़ेगा। लो टाइड अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा राइज कर जाएगी और कौन सी टाइड बना देगी? नीप टाइड बना देगी। जब नीप टाइड बनेगी तो इंटरटाइडल रेंज डिक्रीज कर जाएगी। तो स्प्रिंग टाइड वाले दिन इंटरटाइडल रेंज बढ़ती है, नीप टाइड वाले दिन इंटरटाइडल रेंज कम हो जाती है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आप लोग इसे पढ़ के प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। So this is the scenario related to neap tides and spring tides. तो इतनी कहानी है, जो पूरी की पूरी कहानी हमें अंकल ने अपनी कौन सी थ्योरी में बताई है? He has told us in the equilibrium theory. अब आप लोग टाइडल फॉर्मेशंस के बारे में सब कुछ जानते हैं। नाउ यू नो एवरीथिंग अबाउट टाइडल फॉर्मेशंस। तो अब आपको मून का इंपैक्ट भी पता है, अब आपको सन का इंपैक्ट भी पता है। अब टाइड्स का
कोई खास इंपैक्ट नहीं होता है ह्यूमन लाइफ पे। जैसे हम लोगों ने ओशन करेंट्स के इंपैक्ट के बारे में बात की थी, ओशन करेंट्स का तो काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है ह्यूमन लाइफ पे। टाइड्स डू नॉट हैव एनी कंसिडरेबल इंपैक्ट अपॉन ह्यूमन लाइफ।